क्लास 9 चैप्टर 1 केमिस्ट्री। आज हम आपको माइंड मैप के थ्रू क्लास 9 चैप्टर 1 केमिस्ट्री बताएंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बेसिकली क्लास 9 के चैप्टर 1 और 2 में आपको मैटर के बारे में समझना है। मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज पे और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चैप्टर 1 हमारा इसी फिजिकल प्रॉपर्टी पे रहेगा। चैप्टर 2 हमारा क्लास 9 का केमिकल प्रॉपर्टी पे रहेगा। फटाक से शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर का क्लासिफिकेशन आ जाता है आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इन तीनों के बारे में समझेंगे। इससे पहले, समझने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आखिर मैटर बना किस चीज़ से है। मैटर बना किस चीज़ से है और मैटर है क्या, इसका डिफिनीशन देख लीजिए। मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास मास हो और उसका कुछ वॉल्यूम हो, अर्थात वह कुछ जगह घेरता हो, लेता हो, उसे मैटर कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मैटर किस चीज़ से बना है। मैटर स्मॉल, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, जिसे कि हम चैप्टर 3 और 4 में समझेंगे, जिसको कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में 3 और 4 में समझेंगे। उसके बारे में उसी चीज़ से मैटर बना हुआ है। उस स्मॉल पार्टिकल से जो मैटर बना है उसके कुछ गुण हैं, जो कि 4 हमें समझने हैं। पहला है कि वह पार्टिकल कैसा है, यही वो पार्टिकल वेरी स्मॉल, पार्टिकल बहुत छोटा है। दूसरा है जो पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग, वो पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। और तीसरा यह है कि पार्टिकल्स जो है अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब मैं आपको समझाऊं, यह एक पेन है, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे जो कि मूव कर रहे होंगे रैंडमली, और ये एक दूसरे को फोर्स से खींचते भी हैं। वही है अट्रैक्ट ईच अदर। आपको नहीं सही से दिख रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट ईच अदर 3 हो गए, और एक लास्ट हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो पेन का पार्टिकल है उस सब के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। आइए हम आगे जानते हैं। अब इसी से हमारा एक टॉपिक आता है डिफ्यूजन। कैसा टॉपिक आता है? डिफ्यूजन नामक। डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए, ये पेन है, पेन का पार्टिकल है। अगर इसमें हम पानी पेन पे दे देंगे तो पेन का पार्टिकल और पानी का पार्टिकल एक दूसरे में क्लोज हो, एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं मिक्स हो रहा है, जैसे पानी है और चीनी है, पानी का पार्टिकल चीनी का पार्टिकल एक दूसरे में मिल के ही ना शुगर सॉल्यूशन बनाएगा, तो वहाँ पे हो गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में 2 बात याद रखना पड़ता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल बाय देयर ओन, खुद से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे पानी है और मिट्टी है, वो दोनों घुलता नहीं है, लेकिन उसमें डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। उसको अब हम मिला रहे हैं खूब हिला के, जिससे कि वो घुल तो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सब का बारे में भी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन। खुद से जो पार्टिकल एक दूसरे में मिल जाते हैं उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज करता है
टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा डिफ्यूजन बढ़ेगा। अर्थात यह हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन मतलब जो है ना पार्टिकल जो मिल रहे हैं वो और जल्दी जल्दी मिलेंगे। मतलब जो है टेम्परेचर बढ़ाने से आखिर क्या हो रहा है। देखिए, आपने काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा। हर एक पार्टिकल्स के पास अपना एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है। और वही टेम्परेचर को बढ़ाने से वो बढ़ता है और उसका जो ये मूविंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी के कारण। और वो स्पीड में मूव करना शुरू कर देते हैं और वो स्पीड में मूव करेंगे तो स्पीड में मिक्स होंगे। इसीलिए टेम्परेचर एसोसिएटेड है डिफ्यूजन से। इसको लिखते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम जानते हैं ये सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में छोटे छोटे से टेबल से। सॉलिड लिक्विड गैस, आइए इसके बारे में हम समझते हैं इस टेबल से। देखिए शेप पहले देखिए, फिर आप देखिए वॉल्यूम, मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा, फिर डेंसिटी, फिर टाइप, फिर कंप्रेसिबिलिटी, फिर स्पेस बिटवीन देम का मतलब हुआ है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल का बीच का स्पेस, और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये देखिए हम आपको बताते हैं। सॉलिड क्या हुआ? सॉलिड वो हुआ जिसका पार्टिकल बहुत पास पास हो, ठोस हो। सॉलिड का शेप कैसा होता है? सॉलिड का शेप होता है फिक्स्ड। मतलब ऐसा है कि कोई पेन है, पेन क्या है? सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि उसका शेप फिक्स है। उसको दबाने पे उसका पार्टिकल्स जो है ना बहुत क्लोजली पैक्ड है। उसको दबाने से वो अपना शेप जो है चेंज नहीं कर रहा है। लिक्विड का जो शेप है वो नॉट फिक्स्ड है। मतलब ये है कि लिक्विड अगर कोई 1 लीटर पानी है, उसको हम पतीला में डालेंगे, पतीला का शेप ले लेगा। बोतल में डालेंगे, बोतल जैसा हो जाएगा। और गैस का भी जो शेप है वो नॉट फिक्स्ड है। गैस के साथ भी ऐसा ही होता है। आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम एक पेन है, उसको दबाएं ना दबाएं वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है सॉलिड केस में। और लिक्विड है, उसको आप बताइए, मतलब 1 लीटर पानी है, उसको पतीला हम डालेंगे तो वो थोड़ी ना 2 लीटर हो जाएगा। उसका शेप ले लेगा, लेकिन पानी जो है वो 1 ही लीटर रहेगा, जिससे कि इसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स है। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अब डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या हुआ? डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ये इसके पार्टिकल को देखिए, इसके पार्टिकल कितने पास पास है, लेकिन वो लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर है और गैस में बहुत दूर है। गैस में बहुत दूर है। तो यही डेंसिटी दिखाता है। डेंसिटी मतलब क्या? कुछ थोड़े इलाका में कितने पार्टिकल हैं। तो वो सॉलिड का जो डेंसिटी है वो हाई है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। मतलब ये जो, अगर आप थोड़े इलाका को देखिएगा तो सॉलिड में उतना ही दूर में ज़्यादा पार्टिकल होगा लिक्विड के मुकाबले और गैस के मुकाबले। लिक्विड मीडियम में आ जाता है, मतलब सॉलिड से कम है, गैस से ज़्यादा है, और गैस का तो लो है। अब टाइप देखिए, टाइप क्या होता है? टाइप 2 होता है, एक रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी क्या हुआ? जिसको रखने से वो बह जाए। अब आप बुक ले लीजिए, बुक को अगर हम रखेंगे तो वहाँ से बहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना डेंसिटी हाई है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, इस सब कारण से। तो सॉलिड जो है वो रिजिड है, मतलब ठोस है, और लिक्विड और गैस ये दोनों फ्लूइड है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉन्सेप्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब हुआ दबाने की क्षमता। आप सॉलिड को दबाएंगे तो हो सकता है वो टूट जाए, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं है वो अपना शेप और वॉल्यूम चेंज कर रहा है, नहीं। तो सॉलिड को जो है ना, सॉलिड को कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब हुआ ना के बराबर, ना के बराबर।
और लिक्विड का जो है, लिक्विड को भी नेग्लिजिबल ही लेते हैं। मतलब कहने का ये अर्थ आता है कि लिक्विड को आप दबाएंगे तो वो कम जगह नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि लिक्विड है इतना दूर में फैला हुआ है, उसको दबा दबा के उसको कम जगह में फिक्स कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन गैस में ऐसा है, गैस जो है उसका कंप्रेसिबिलिटी है। मैं आपको समझाता हूँ। गैस है, जैसे आपने देखा होगा कि सिलेंडर में गैस भरा रहता है, तो उसको जब हिलाइएगा तो वो पानी की तरह लगता रहेगा, जिसमें पानी है। मतलब क्या, उस बहुत सारे गैस को दबा दबा के इतना दबाया गया है कि उसका जो पार्टिकल्स है वो दब दब के लिक्विड जैसा हो गया, और जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, समझे, और वो लिक्विड में रहता है। फिर जब उसको खोलते हैं तो वापस उसका क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, तो उसको वापस से वो गैस बना देता है। अब स्पेस बिटवीन देम मैं आपको बता ही दिया, इसमें बहुत लो, इसमें मीडियम और इसमें हाई। स्पेस मतलब ये लो मीडियम हाई मैं इस तीनों के ही अंदर में लिख रहा हूँ। अगर आप सॉलिड को स्पेशली कभी लिखिएगा तो उसमें लिखिएगा सॉलिड हैव वेरी लो स्पेस बिटवीन देम, सॉलिड्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, सो आप बताइए कोई पास पास बैठा है, मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। वो एक दूसरे को बहुत ज़ोर से खींच रहा है तब ना पास में है, दूर जाने नहीं दे रहा है। इसका ऐसे ही मीडियम होता है और इसका लो। इसको किसी से परवाह नहीं है, गैस में जो जा रहा है जाने दे रहा है, इसलिए इसका स्पेस बिटवीन देम हाई है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे हैं। अब हमारे बुक में 2-3 कॉन्सेप्ट और है, मैं आपको बताता हूँ। पहला एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में इतना समझना है, टेम्परेचर का जो कॉमन यूनिट है वो है सेल्सियस, और उसका जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। मतलब ये है कि जैसे हम दूध नापते हैं वो लीटर में नापते हैं, समझे। लेकिन मतलब हाँ, तो दूध जो नापने का है, मतलब कोई लिक्विड को नापने का ऐसा यूनिट क्या है, लीटर है। वैसे टेम्परेचर को नापने का ऐसा यूनिट, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है। लेकिन बोल चाल में कॉमन यूनिट जो है सेल्सियस है, मतलब लोग बोल चाल में सेल्सियस यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है, जिसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ये बात, ये रिलेशन है केल्विन और सेल्सियस का। कभी कभी ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, तो आपको ये लिख के आना है। अब आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कीजिए। आप यहाँ देखिए 0 डिग्री पे इतना है, इसमें +2 करेंगे तब ना 2 आएगा, तो इधर भी +2 कर दीजिए, तो कितना हो गया 275 केल्विन। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि जो है, बताता हूँ, इतना केल्विन को कन्वर्ट कीजिए सेल्सियस में। आप देखिए, आप ये देखिए, इसका डबल है ये, ऐसा इसको मान लीजिए, जो ये जब ये इसका डबल है ये, मतलब इसमें 273 और ऐड करेंगे तब इतना आएगा। हाँ, तो इधर भी इतना ऐड कर दो, यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस होगा। समझे, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही टेम्परेचर में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। टेम्परेचर में ऐसे ही क्वेश्चन इसी पे बनता है कि ऐसा यूनिट कौन सा है, कॉमन यूनिट कौन सा है, और इसका चेंज कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है। ये हो गया। यहाँ पे मैं आपको अभी तक क्या क्या बताया हूँ रिवाइज कर लेते हैं। आइए थोड़ा ऊपर से देखते हैं। मैटर के बारे में हम लोग समझे, मैटर क्या है, जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो। मेटल स्मॉल पार्टिकल से बना है, जिसको एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं। मेटल का जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, कंटिन्यूसली मूविंग है, अट्रैक्ट ईच अदर है, स्पेस बिटवीन देम है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, मतलब एक मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो ये 4 पॉइंट आप लिखिएगा। इसके साथ साथ एक्टिविटी भी बुक में दिया हुआ है, जो कि मैं आपको एक्टिविटी क्लास में बता दूंगा। और इसके बाद आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब दो पार्टिकल्स
मतलब पार्टिकल्स जो मिक्स होते हैं अपने से, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में एक एग्जांपल है दिया हुआ, जो सॉलिड का डिफ्यूजन, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे किसी से मिल जाते हैं। आप देखे होंगे ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे ही, जब अगर हम लोग कुछ लिख देते हैं इंक से लिखने के बाद वो मिटते नहीं रहता है, बहुत दिन बाद अगर मिटाते हैं तो वहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। आप सॉलिड लिक्विड गैस को देखिए, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जाना, उनका ये पॉइंट्स आपको आ जाते हैं लिखने के लिए। सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस बताइए। फिर टेम्परेचर के बारे में समझा, टेम्परेचर में कॉमन यूनिट सेल्सियस, एसआई यूनिट केल्विन। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर का जो ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब तो स्टेट है, थ्री स्टेट, जिसमें इसमें से इसमें कैसे जाएं, इसमें से इसमें कैसे जाए, इसमें से इसमें से, ये समझना है। देखिए चेंज दो कंडीशन में होता है, एक टेम्परेचर से और एक प्रेशर से, टेम्परेचर से और प्रेशर से। अब मैं आपको बताता हूँ, टेम्परेचर से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इस क्लास में, और प्रेशर वाला मैं आपको बता ही दिया। प्रेशर वाला में ये जानना है कि कैसे गैस को लिक्विफाई करके लिक्विड बनाया जाता है। गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसमें हाई प्रेशर दिया जाता है, जिससे कि उसके पार्टिकल्स का जो गैप है वो कम हो जाए लिक्विड के बराबर। और इसी दौरान वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, उसके लिए वहाँ पे लो टेम्परेचर किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रेशर के टॉपिक में गैस को लिक्विड में करने के लिए हाई प्रेशर लगता है और लो टेम्परेचर लगता है। अक्सर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कैसे हाई प्रेशर हो या लो टेम्परेचर हो, या लो प्रेशर हाई टेम्परेचर हो, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। प्रेशर से कैसे स्टेट चेंज हुआ हमने देख लिया। अब हम टेम्परेचर वाला देखेंगे। अब आप टेम्परेचर को समझिए। टेम्परेचर में सॉलिड, मैं एक टेबल से आपको बताता हूँ, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड अगर गए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड कब जाएंगे, सॉलिड को देखिए आप देखिए सॉलिड का पार्टिकल्स पास पास में है, हमें उसे दूर दूर करना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड, इसका मतलब हमें इसे हीट देना होगा, जिससे कि ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके दूर दूर हो जाए। तो कोई चीज़ सॉलिड है, जैसे आइस है, उसे लिक्विड बनाना है तो उसे गर्म करना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, जिसमें हमें हीट देना पड़ता है। अब देखिए वही लिक्विड से हमें सॉलिड करना है, मतलब हमें पानी को, अब लिक्विड से अगर हम सॉलिड करेंगे मतलब पानी को हमें बर्फ़ बनाना है, तो उसके लिए हमें फ्रीज करना पड़ेगा, जिसे कूलिंग कहते हैं। कूलिंग, ये देखिए इनका अलग अलग नाम भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये सॉलिड से, अब लिक्विड से गैस। अब आप बताइए, पानी को भाप बनाना है, उसे क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने से क्या होगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। मतलब अगर हम देखिए यहाँ, अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, लिक्विड से गैस जाएंगे। लेकिन अगर हम कूल करेंगे तो गैस से लिक्विड आएंगे, लिक्विड से सॉलिड जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब लिक्विड से गैस जाना है मतलब हमें हीट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। और वहीं गैस से लिक्विड आए मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब वाटर साइकिल पढ़े थे बच्चा में, वाटर साइकिल में पानी इवापोरेट होकर ऊपर जाता है, ऊपर ठंडा एटमॉस्फेयर के कारण वो जो वेपर है वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आता है और पानी के बूंद में वर्षा होती है। तो उसी प्रोसेस को गैस से लिक्विड करने को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन कहते हैं। अब रहा ये सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड। मैं इसे बताता हूँ, सॉलिड
सॉलिड से गैस कुछ कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसको हीट करते हैं ना, जिसको हीट करने पे वो सॉलिड से लिक्विड नहीं जाता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस चला जाता है। जैसा कि अपने घर में आप लोग देखे होंगे कपूर को, तो ये सब जो है वह सॉलिड से डायरेक्ट गैस चला जाता है। इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और जनरली गैस से जो लिक्विड सॉलिड जाता है उसे भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। कहीं कहीं बुक में डिपोजिशन भी लिखा रहता है, मैं वो लिख देता हूँ, डिपोजिशन, डिपोजिशन, लेकिन आप सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। अब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है? उसको मैं लिख देता हूँ, जो हमारे सिलेबस में है। उसमें है कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस। ड्राई आइस आपने सुना होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से डायरेक्ट सॉलिड होता है, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। इसका यूज करते हैं स्टेज सब में, ये धुआं धुआं करने के लिए। जो देखते हैं बादल सब, वो इसी से बनाया जाता है सिनेमा सब में, ड्राई आइस को गर्म पानी में देके। अब ये कैम्फर, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल कपड़ा में दिया जाता है ताकि उस पर कीड़ा न लगे, और वो खुद ब खुद गायब हो जाता है, वो सॉलिड से गैस हो जाता है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट का और एक इवापोरेशन का। लेटेंट हीट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इवापोरेशन में अगले पेज में बता दूंगा। लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए, लेटेंट हीट दो प्रकार का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, ये फ्यूजन माने क्या हुआ? फ्यूजन, ये मैं आपको बताया था ना कि सॉलिड से जो लिक्विड जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड से जो लिक्विड जाएगा उसको मेल्टिंग कहेंगे। उसी का दूसरा नाम है, उसी का दूसरा नाम फ्यूजन है। फ्यूजन, समझे? तो आप यहाँ रिलेट कीजिएगा। और ये लिक्विड से जो गैस जाएगा उसको क्या कहते हैं? इवापोरेशन। उसी को वेपोराइजेशन भी कहते हैं, इवापोरेशन या वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ये एक पतीला है, इसमें हम आग दे रहे हैं, आग बढ़ रहा है, और इसमें आइस है, इसमें आइस है, आइस क्यूब, और इसमें एक थर्मामीटर भी है, थर्मामीटर है। अब आप बताइए, आइस का, पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री। और ये जमा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? -2, 3, 4, 5 ऐसा होगा। हम मान लेते हैं -5 इसका भी टेम्परेचर है करंट में। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हीट इसको मिलेगा, ये क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, -4 से -5, 4, 3, 2, 1, 0। 0 डिग्री पे पानी बर्फ़ बनने लगता है, लेकिन पानी पानी भी रहता है, बर्फ़ भी रहता है। तो ये बर्फ़ में से कुछ कुछ पानी बनने लगेगा। और देखिए अब क्या होगा, अब इतना इतना हीट एक बार में निकल रहा है, इतना जितना हीट एक चाहिए एक बर्फ़ को पानी बनने के लिए। मतलब अब ये पतीला जो है ना, पहले हम हीट दे रहे थे, ये पतीला ले रहा था और ये टेम्परेचर घटा रहा था। अब जो हम हीट देंगे ना, वो ये पतीला लेगा, लेकिन पतीला से कौन ले लेगा? आइस ले लेगा। क्यों? क्योंकि अब वो पर्याप्त हीट है जिसे एक बार में लेके आइस क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो अब आइस क्या करेगा? पिघलना चाहेगा, और जितना भी हम हीट देंगे यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब रुक जाएगा। और कब तक रुका रहेगा? जब तक कि पूरे आइस वाटर नहीं हो जाता है, समझे? पूरे आइस पिघल के पानी जब तक नहीं बनेगा तब तक टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं होगा, टेम्परेचर रुका रहेगा। क्योंकि जितना भी हीट दे रहे हैं वो आइस ले रहा है, वो टेम्परेचर में जा ही नहीं रहा है, टेम्परेचर इस पतीला को गर्म कर ही नहीं रहा। अब जब ये पूरे पानी हो गया, ये पूरे लिक्विड लिक्विड हो गया, लिक्विड लिक्विड हो गया, तो अब क्या होगा? अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 0 से 1, 10, 20, 30, 30,
40-50 कब तक जाएगा? जब तक 100 डिग्री ना हो जाए। क्यों? क्योंकि पानी को बॉयल होने के लिए, वाटर को गैस में जाने के लिए उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है। 100 डिग्री पे पानी क्या होगा? बॉयल होगा। तो ये 100 डिग्री तक तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 100 डिग्री के जाने के बाद वो टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है जो अब जो हम हीट दे रहे हैं वो पतीला को गर्म नहीं कर रहा है, वो पानी डायरेक्ट ले रहा है अपने आप को गैस में बनाने के लिए और वेपर में जाने के लिए। और ये कब तक होगा? जब तक पूरा पानी वेपर नहीं बन जाता। यहीं पे हमें लेटेंट हीट समझ में आता है। जब वो आइस से वाटर गया तब जो हीट दिए थे वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि सॉलिड से लिक्विड करता है, और लिक्विड से गैस वाला जो था वो था वेपोराइजेशन। अब मैं एक लेटेंट हीट के बारे में ग्राफ बताता हूँ जो कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है लेटेंट हीट का ग्राफ। लेटेंट हीट का ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, लेटेंट हीट का जो ग्राफ होता है वो ऐसे आगे जाने के बाद ये ऐसे सोज हो जाता है और फिर आगे जाता है, और फिर ये ऐसे सोज हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का है। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था, माइनस में कुछ होगा। वहाँ से ये टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाएं, बढ़ते गया कब तक? जब तक कि 0 डिग्री में आ गया। उसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया ना। उसके बाद वो सॉलिड क्या हुआ? लिक्विड में बदला। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सॉलिड था। सॉलिड फिर अब वो टेम्परेचर सॉलिड आइस लेने लगा लिक्विड में जाने के लिए। तो ये ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे कब तक रहेगा? ये इस 0 डिग्री पे सॉलिड से लिक्विड हुआ, और ये कब तक रहेगा? ये 100 डिग्री तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जब टोटल लिक्विड हो गया, अब वो लिक्विड क्या होगा? लिक्विड फिर एक टेम्परेचर पर जाके टेम्परेचर बढ़ना हो जाएगा बंद 100 पे, और ये लिक्विड से फिर गैस होगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये हम टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक समय के बाद वो रुक गया। क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, अब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। फिर पूरे लिक्विड हो गया, तब टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर एक समय ऐसा आया जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तब टेम्परेचर रुक गया बढ़ना और लिक्विड से गैस होने लगा। ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है लेटेंट हीट के बारे में। अब हमारा लास्ट आ जाता है टॉपिक इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इवापोरेशन जो है मैं आपको पीछे ही बताया हूँ, लिक्विड को गैस में बनाने की प्रोसेस को। अब ये लिक्विड से जो गैस है, इस प्रोसेस को बॉइलिंग भी कहते हैं। बॉइलिंग और ये इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है मैं ये बताने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, बॉइलिंग और इवापोरेशन में यही अंतर है कि इवापोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के बिलो होता है, और ये क्या होता है? ये एट बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक पतीला है, उसमें पानी रखा हुआ है, उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो टेम्परेचर 100 पे जब जाएगा तब ये पानी भाप बनना शुरू होगा। टेम्परेचर अभी हम जो दे रहे हैं वो 40-45 पे है, लेकिन भाप बनना शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी जो है, जो हम हीट के फॉर्म में दे रहे हैं नीचे वाले पार्टिकल को, वो नीचे वाला पार्टिकल ऊपर को दे रहा है, ऊपर वाला ऊपर को। ऐसे ही सब मिल बांट के जो सरफेस पे जो होता है ना, सरफेस पे जो पानी होता है वो पानी को एनर्जी सफिशिएंट मिल जाता है, जिसमें और लेकिन नीचे वाले को नहीं मिलता है। इसी को कहते हैं बिलो पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम। मतलब 100 डिग्री पर अगर होगा तो सबको मिल जाएगा सफिशिएंट,
100 डिग्री पे जैसा ही दिए, सबको सफिशिएंट मिल गया, सब एक साथ थे, भाप बन गया। लेकिन अभी 100 नहीं दिया, अभी हम 45 पे दे रहे हैं। तो क्या होगा, 45 पे दिए एक बार, सबको एनर्जी में नीचे वाले को 45 का एनर्जी मिल गया। अभी मैं आपको मान के चलने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये एनर्जी उसके बाद हम तो दे ही नहीं रहे हैं, फिर 45 का दिए, फिर इनके पास 45 हो गया, यानी कि इनके पास कितना हो गया, 90 हो गया। और ये क्या करेंगे, उसको रखेंगे नहीं, ये ऊपर वाले को दे देंगे, फिर ये ऊपर वाले को। और इसी प्रकार जो सरफेस पे जो रहते हैं ना, उनके पास क्या हो जाता है, एनर्जी सफिशिएंट हो जाता है, उनके पास टेम्परेचर 100 छूने लगता है। और ये देखिए 45 फिर दे देंगे, 45 90, फिर एक बार 45 देंगे तो 135। ऐसा करके इनके पास तो टेम्परेचर हो जाता है, और ये क्या कर देते हैं, इवापोरेट कर जाते हैं। इसमें हम बॉयल नहीं कहेंगे, इसमें हम इवापोरेट कहेंगे। ये क्या किए, अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर लेके इवापोरेट किए। वही 100 डिग्री पे डायरेक्ट देंगे, 100 डिग्री सबका सबको मिलेगा, सब उड़ जाएगा। तो वो हो गया बॉयलिंग। इवापोरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और ये कैसा है, ये सरफेस फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना है, समझे, सरफेस फेनोमेना। और डेली लाइफ में जो आप देखते हैं वो इवापोरेशन ही है। अब हम समझेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन, अब देखिए इनमें 4 फैक्टर है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है विंड, तीसरा है ह्यूमिडिटी, और चौथा है सरफेस एरिया। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए टेम्परेचर क्या है, ये हम समझ रहे हैं 45 डिग्री पे सरफेस पे इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन हम 100 नहीं दे रहे हैं, 100 से बिलो ही है, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ही है, लेकिन 90 का दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी इवापोरेशन होगा, लेकिन 45 की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर का बढ़ने से इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सही बात है। टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन का। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि भाई ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन का। अब विंड को समझिए। विंड देखिए, अब आप घर पे कपड़ा पसारने के लिए जब देते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी, और जब हवा जब बहती है तो कहते हैं ना, हवा बह रही है जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। मतलब क्या है, जो हवा है वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसको अपने साथ बहा के लेके चला जाता है। ये कपड़ा है, इस पे सूख रहा है, इसे पानी का पार्टिकल है, हवा जब बहती है तो इस पार्टिकल को लेके चले जाती है, जिससे कपड़ा क्या होता है, सूखता है। हाँ ये अलग बात है, टेम्परेचर भी यहाँ पे काम करता है, लेकिन विंड भी अपना काम कर रहा है इवापोरेशन में, समझे। तो इसीलिए टेम्परेचर जब जितना ज़्यादा हवा होगा, इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। मतलब विंड जितना ज़्यादा होगा उतना इवापोरेशन ज़्यादा होगा। विंड भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये सरफेस एरिया समझिए। सरफेस एरिया, हाँ मुझे पता है ह्यूमिडिटी छूट गया है, ह्यूमिडिटी को मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप सरफेस एरिया देखिए। सरफेस एरिया क्या हुआ, आप ये भी ध्यान दिए होंगे कि कपड़ा जब पसारते हैं तो उसको फैला के पसारते हैं, उसको सिकुड़ के नहीं पसारते हैं। मतलब क्या हुआ, उसको फैलाने का मतलब क्या हुआ। आप देखिए टेम्परेचर और विंड कब काम करेगा। मेरे पास एक कपड़ा है जो कि भींगा है, लेकिन वो कनिए उसको हम मोड़ के रखे हुए हैं, तो उस पर तो थोड़ा ही दूर पे ना टेम्परेचर और विंड अपना प्रभाव देगा। हाँ, लेकिन उसी को हम कपड़ा को अनफोल्ड कर दिए हैं, पूरे फैला दिए हैं, तो उस पर उसका सरफेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस पे ज़रा ज़रा जगह पे सनलाइट देगा और विंड अपना काम करेगा, जिससे सरफेस बढ़ाने से इवापोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं। जो पहले जो था सरफेस कम था, टेम्परेचर अपना काम कम कर रहा था, विंड भी कम कर रहा था, इसका मतलब इवापोरेशन कम हो रहा था। अब सरफेस ज़्यादा है तो इवापोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जो कपड़ा ऐसे ऐसे फोल्ड करके फैला के रखा है वो जल्दी सूखेगा सता के रखने से,
समझ में आ गया। तो सरफेस एरिया जो है वो भी बढ़ने से क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, यानी कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। अब आइए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में पानी, मैंने आपको बोला ना, ये जो हवा जो है ये पानी के पार्टिकल को उड़ा के लेके चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे आसपास में एटमॉस्फेयर में पानी का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब आप बताइए, जब बाहर में पानी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है तब हवा उसको कहाँ बहा के ले जाएगा? जब सब जगह ज़्यादा है तो हवा उसको नहीं लेगा, क्योंकि हवा के पास खुद पहले से पूरे पानी ज़्यादा ही होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक भीजा, अब मेरा हाथ भींगा हुआ है और ये शर्ट भी भींगा हुआ है, तो अपने भींगे हाथ से शर्ट को कैसे साफ करेंगे? कैसे कैसे तुम अथी कर सकते हैं, सुखा सकते हैं? ऐसे ही हवा के पास तो पार्टिकल है ही, विंड का, मतलब वाटर का, और तो विंड के पास जो है उसके पास तो पहले से पार्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है। मतलब उसके पास पार्टिकल्स किसा है, वाटर का ज़्यादा है, तो वो मेरे कपड़ा से क्यों लेगा? ये सब ऐसे ही, इसीलिए ह्यूमिडिटी जो है अगर वो बढ़ेगा ना तो इवापोरेशन घटेगा। मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा है, तो हम जो कपड़ा सुखाएंगे ना उसमें तो पानी है, तो वो एटमॉस्फेयर क्यों लेगा? एटमॉस्फेयर के पास तो खुद पहले से है, ज़्यादा है। इसीलिए ठंडी के दिनों में कपड़ा सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है सूरज के अथी से, और टेम्परेचर कम रहता है, विंड भी नहीं चलती रहती है, और ह्यूमिडिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन का। देख लीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब भी लिखना हो ऐसे लिखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाइएगा, और जो बाद वाला होगा उसको ब्रैकेट में नीचे लिख दीजिएगा। ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। इसका ये हुआ कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन क्या होगा, घटेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि है इवापोरेशन काउज कूलिंग। ये मैं आपको समझा देता हूँ। इवापोरेशन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। काउज कूलिंग मतलब जब भी इवापोरेशन होगा तो उसका कुछ कूलिंग नेचर होगा, मतलब वो उसके आसपास के इलाके को ठंडा करेगा। अब कहने का मतलब सर कैसे करेगा? तो देखिए, इवापोरेशन होने के लिए क्या था, पानी को पार्टिकल को अपने नीचे से, बगल से क्या हीट हीट लेना था, टेम्परेचर अपना बढ़ाने के लिए। तो यही बात तो मेन कारण है। जब अगर हमारे हाथ पे पानी है और हाथ का पानी इवापोरेट कैसे करेगा, वो हमारे हाथ से हीट लेगा, हाथ से हीट लेगा और वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो अब हमारे हाथ का हीट तो गया, हाँ हाथ से हीट चला गया। अब हाथ से जो वो हीट लेके चला गया तो मेरा हाथ में हीट नहीं है, मतलब मेरा हाथ अब कैसा फील करेगा, कोल्ड फील करेगा पहले के मुकाबले। तो यही कॉन्सेप्ट है इवापोरेशन काउज कूलिंग। इसमें इवापोरेशन क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोरा स्पेलिंग को ध्यान मत दीजिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वह अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, कूलिंग काउज करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जल्द ही मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म हुआ। मैं आपको शॉर्ट में सारे चैप्टर 1 का बात बता दिया। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या पढ़ा है 2 मिनट में। मैटर इन आवर सराउंडिंग में फिजिकल प्रॉपर्टी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, केमिकल प्रॉपर्टी चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस में बांटते हैं। सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में पढ़े थे। इनका ये शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइप, कंप्रेसिबिलिटी, स्पेस बिटवीन देम, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पढ़े थे। उसके बाद डिफ्यूजन पढ़े थे। डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल का मिक्सिंग होता है। डिफ्यूजन खुद से, डिफ्यूजन कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्यों डिफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी से मोशन बढ़ता है पार्टिकल्स का, जिससे कि डिफ्यूजन बढ़ता है। अब ये मैटर का डिफिनीशन था, जिसके पास मास हो, ऑक्यूपाई वॉल्यूम करता हो, वह मैटर है। वो किस चीज़ से बना है, वो पार्टिकल से बना है। पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वो बहुत छोटा है, कंटिन्यूसली मूविंग है, अट्रैक्ट ईच अदर है, स्पेस बिटवीन देम है। अब यहाँ पे टेम्परेचर देख रहे थे। टेम्परेचर में क्या था, कॉमन यूनिट था सेल्सियस, ऐसा यूनिट था केल्विन।
ध्यान से, कॉमन यूनिट सेल्सियस, एसआई यूनिट केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। उसके बाद हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देख रहे थे, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर से चेंज स्टेट ऑफ मैटर जो है चेंज किया जा सकता है। और ये प्रेशर कैसे, प्रेशर से हम गैस को लिक्विड कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड और लिक्विड का तो कम ही है, उसको तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते। हम कर किसको सकते हैं, गैस को प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस करके लिक्विड कर देंगे। गैस को कैसे करेंगे, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे करेंगे, ये याद रखने की बात है। फिर सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड को कूलिंग, लिक्विड से गैस इवापोरेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड सब्लिमेशन। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन दिखाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं या डायरेक्ट सॉलिड से गैस चले जाते हैं। एग्जाम्पल, कैम्फर, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, नेप्थलीन बॉल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेप्थलीन बॉल ये आपको याद रखना है। अब हम देख रहे थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन। आइस अगर वाटर में गया है उसके लिए जो हीट लगा है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वाटर से गैस में गया है उसके लिए जो हीट लगा है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बाद लेटेंट हीट का ग्राफ देखिए, जो सोज तिरछा ऐसा जाएगा। फिर इवापोरेशन समझिए, इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है। इवापोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग मतलब लिक्विड से गैस का प्रोसेस जाने का कन्वर्जन का प्रोसेस होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये मेन बात है। बॉइलिंग क्या होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इवापोरेशन का कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विंड बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा इवापोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इवापोरेशन काउज कूलिंग, इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है। इवापोरेशन क्यों कूलिंग कूलिंग करता है, वह सराउंडिंग से लेटेंट वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करता है और वह कूलिंग काउज करता है। इसमें आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा कमेंट में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा राघव एक्सप्रेस मतलब लास्ट में जो मैं आपको रिवीजन कराया हूँ वो अच्छा लगा हो, और मैं जो आपको समझाया वो भी अच्छा लगा हो। थैंक यू।